हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आप लोगों को सबको इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, लेकिन जो मेन फैक्ट्स आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो आपकी नॉलेज को इतना इन्हेंस करेंगी, आपको इसके बारे में सभी चीज़ें अच्छी तरह से पता चल जाएंगी। और ये वीडियो आप पूरा देखें ताकि आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में वो बातें पता चले जो अब तक आपको किसी ने नहीं बताई हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो देखिए सबसे पहले इसको हम क्या कहेंगे कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, तो ये 2020 क्यों लिखा है? क्योंकि ये एक बिल है। अभी तक क्या है? ये एक बिल है। और ये जो बिल है ये 29 जुलाई 2020 को नेशनल हायर एजुकेशन बिल 2020 के नाम से कैबिनेट के अंदर क्या हुआ है? पास हो गया है, एक्सेप्ट हो गया है। यानी कि ये जो आपका नेशनल हायर एजुकेशन बिल 2020 है, ये कहाँ से पास हुआ है? कैबिनेट से पास हुआ है। ठीक है जी। कब हुआ है ये? 29 जुलाई 2020 को। तो उसके बाद ये जब दोनों ही हाउसेस से पास हो जाएगा और इसके ऊपर प्रॉपरली एक्ट बन जाएगा, तब ये लागू हो जाएगा, यानी कि कानून बन जाएगा, उसके बाद ये लागू होगा। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले तो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है जी। तो ये चेंजेस मेन चेंजेस हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला चेंज क्या है? आपकी एचआरडी मिनिस्ट्री, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आपकी मिनिस्ट्री होती थी, मानव संसाधन विकास, ठीक है जी, उसको हमने क्या उसको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो ये जो न्यू पॉलिसी आई है एजुकेशन के बारे में, न्यू चीजें आई हैं, ये गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो में ऑलरेडी था। जब वो चुनाव लड़ रहे थे तब उनके मैनिफेस्टो में ऑलरेडी ये बातें लिखी हुई थी कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ न्यू पॉलिसी लाना चाहती है, एजुकेशन के अंदर, एजुकेशन सेक्टर के अंदर कुछ बड़ा चेंज करना चाहती है। तो वो चेंज आप इसमें देख सकते हैं। अब तक के आपने देखा है कि जो 1986 में राजीव गांधी गवर्नमेंट थी, उनकी एजुकेशन पॉलिसी चलती आई है। उन्होंने जो एजुकेशन पॉलिसी दी थी वो चलती आई है, उनके द्वारा वाली। ठीक है जी। लेकिन फिर 2015 के अंदर टीएसआर सुब्रमण्यम, इन्होंने 5 मेंबर कमेटी के साथ ही अपना एक प्रपोजल लेके आए, रिकमेंडेशन दी, लेकिन इनकी रिकमेंडेशन को फुली एक्सेप्ट नहीं किया गया और ये फेल हो गया। उसके बाद 2016 में के कस्तूरी रंजन कमेटी आई। ठीक है जी। इन्होंने भी क्या दिया? अपनी कुछ रिकमेंडेशन दी और उसी के बिहाफ पे आज आप देख रहे हो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसके लिए आपको क्या क्या याद रखना है? 2015 की इस कमेटी को याद रखना है, टीएसआर सुब्रमण्यम, और 2015 की थी, ये 16 वाली है, कस्तूरी रंगन वाली कमेटी। ठीक है जी। उसके बाद आपको क्या याद करना है कि ये जो अभी तक है ये एक्ट नहीं बना, ये क्या है? 2020 बिल है। उसके बाद हम मेन पॉइंट्स पे आते हैं। इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं? इसमें मेन पॉइंट्स क्या है आपके? एचआरडी मिनिस्ट्री, यानी कि हमारा जो एचआरडी मिनिस्ट्री होती थी वो अब क्या बन गई है? एजुकेशन मिनिस्ट्री। वो क्या हो गई है? एजुकेशन मिनिस्ट्री। नेक्स्ट, जो आपका एक 10+2 फॉर्मेट आप देखते हैं अब तक, ये जो फॉर्मेट है हमारा, इसको कन्वर्ट कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। किस फॉर्मेट में? 5+3+3+4 में, यानी कि 5 साल, 3 साल, 3 साल और 4। ये न्यू फॉर्मेट अब आ गया है किसके प्लेस पे? 10+2 में। ठीक है जी। इसमें क्या है? जो आपका 5 ईयर फंक्शन है, 5 ईयर का जो टाइम है, ये नर्सरी टू सेकेंड क्लास, जैसे इसमें आता है आपका नर्सरी हो गया, उसके बाद एलकेजी, यूकेजी, इस टाइप से होते हैं, फिर फर्स्ट टू सेकेंड। तो ये जो 5 ईयर की क्लासेस हैं, ये फाउंडेशन स्टेज बन गई। क्या बन गई है? फाउंडेशन स्टेज। उसके बाद हम कहते हैं कि जो 6th क्लास से स्टार्ट हो जाएगा, 6 to 8 का अलग इन्होंने एक क्राइटेरिया दिया है। जो नेक्स्ट है ना 3 ईयर, उसमें क्या 6 to 8 की हम बात करेंगे। तो इसके अंदर क्या था कि अभी तक जो आपकी 6th क्लास की स्टडी थी वो नॉर्मल होती थी, लेकिन अब से क्या होगा? वहां पर कंप्यूटर कोडिंग, इंटर्नशिप, ये सब स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जो हमारा युवा है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो स्टार्टिंग से ही क्या होंगे? स्किल्ड, टैलेंटेड हो जाएंगे, मल्टी डायमेंशनल उनका व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी हो जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद हम कहते हैं कि 4th पॉइंट पाइए, 9th to 12th, 6 to 8 तक का हो गया। उसके बाद 9 to 12th, इसको बोला है करियर स्टेज। क्या बोला है इसे? करियर स्टेज। अभी तक क्या होता था कि जब आप 12th तक जाते थे, 10th के बाद ही आपको स्ट्रीम चूज करनी पड़ती थी कि मुझे कॉमर्स लेना, आर्ट लेना है या साइंस लेनी है। लेकिन
अभी इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं है। एक कॉमर्स वाला पर्सन फिजिक्स पढ़ सकता है और फिजिक्स वाला जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं वो कॉमर्स के कुछ सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकेंगे। इट मीन्स आपकी जो स्टडी है वो वोकेशनल हो गई है, उसको आप जॉब से रिलेट करके चल सकते हैं। यानी कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा कि आपने एक बार थियोरेटिकल नॉलेज ली है, आप उस स्टडी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी लोगे। नेक्स्ट आपका है इसमें कि ट्राई लैंग्वेज। बहुत ही पहले से ये कॉन्सेप्ट था लेकिन अप्लाई नहीं हो रहा था, लेकिन अब इसकी जो डिमांड है वो उसको देखते हुए नीड फील हुई है तो इसको अप्लाई किया गया है कि ट्राई लैंग्वेज। अभी तक हमने ये बोला था कि जो हमारी लैंग्वेज का कंपल्सन, एक मैकाले पद्धति चली हुई थी, एक मैकाले सिस्टम चला हुआ था कि हर चीज में इंग्लिश कंपल्सरी कर दी थी। लेकिन बच्चे को अगर बेसिक क्लियर नहीं है, अगर उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो आप क्या लैंग्वेज की बात कर रहे हो? लैंग्वेज कौन सी? जब हम कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनाने की बात करते हैं तो सबसे पहले होता है हमारा ट्रांसमिशन, कि हमने जो संदेश देना है, जो मैसेज हम एक दूसरे से बात करना चाह रहे हैं, जो आइडिया हम शेयर करना चाहते हैं वो क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई ऐसी लैंग्वेज हो जो बच्चे को समझ आए। तो इसके लिए इसके अंदर ट्राई लैंग्वेज यानी कि त्रिभाषा को अपनाया गया, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और मातृभाषा यानी कि स्थानीय भाषा को एक विशेष स्थान मिला है। ठीक है जी। फिर आता है आपका कि इसके अंदर जो मेन चेंज लेके आया है वो है इसका मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट। ये थोड़ा डल है तो मैं आपको बोल के बता रही हूँ, मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट सिस्टम। ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। अभी तक आपने देखा था कि आप जब स्टडी कर रहे थे, अगर आपने 3 ईयर में एडमिशन लिया है, आप कोई कोर्स कर रहे हैं 3 ईयर या 4 ईयर का, तो आपको कंप्लीट करना पड़ता था। जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होता था तब तक आपको कोई डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिलता। और जिन बच्चों ने कोर्स को पूरा कंप्लीट नहीं किया, बीच सेशन में वो छोड़ देते हैं, तो उनके वो 2 या 3 ईयर जितने उन्होंने लगाए हैं कंप्लीशन से पहले के, वो वेस्ट हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सिस्टम के अंदर आपने अगर फर्स्ट ईयर को कंप्लीट कर लिया है स्टडी का अच्छे से, तो अगर आप उसमें पास हैं तो आपको क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आपने 2 ईयर की स्टडी को कंप्लीट कर लिया है तो आपको एक डिप्लोमा मिल जाएगा। अगर आपने 3 ईयर की स्टडी को कंप्लीट किया है तो आपको बैचलर डिग्री मिलेगी। अगर आप 4 ईयर के प्लान में जाते हैं, 4 ईयर कोर्स में ज्वाइन करते हैं, तो इसके अंदर आपको रिसर्च के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें भी आपको नेक्स्ट इन्होंने जो चीज बताई है वो ये बताया है इस पॉलिसी के अंदर कि एमफिल को कंपल्सरी नहीं किया गया, एमफिल को अबॉलिश कर दिया गया है। अब पीएचडी करने के लिए एमफिल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ओके, तो एक बार आप यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके जी, बाकी के पॉइंट्स डिस्कस करते हैं अब हम। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अभी जो असेसमेंट होती है स्टूडेंट्स की, पहले क्या होता था, एक टीचर इवैल्यूएशन करता था बच्चे की, इंटरनल असेसमेंट के नाम से सुना होगा आपने। अब जो असेसमेंट होगी उसके अंदर 360 डिग्री को अप्लाई किया जाएगा, यानी कि बच्चे के रिपोर्ट कार्ड के अंदर, स्टूडेंट के रिपोर्ट कार्ड के अंदर 360 डिग्री असेसमेंट होगा। ये 360 डिग्री असेसमेंट का मतलब इसके अंदर उसके फिजिकली जो वो एक्टिविटी कर रहा है, या मेंटली उसके कुछ अचीवमेंट्स है, या फिर उसका जो कैरेक्टर है, इन सब के मार्क्स उसको मिलेंगे। तो कैसे होगा ये इवैल्यूएशन? इसमें स्टूडेंट खुद अपना इवैल्यूएशन करेगा, अपने आप को असेस करेगा, दूसरा उसका टीचर उसको असेस करेगा, और थर्ड जो बड़ा चेंज आया है इसके अंदर वो है क्लासमेट्स, यानी कि जो उसके सहपाठी हैं, उसके क्लासमेट्स हैं, वो भी बच्चे को क्या करेंगे? असेसमेंट करेंगे, असेसमेंट देंगे, तो वो मार्क्स भी उसके रिपोर्ट कार्ड के अंदर ऐड होंगे। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर एकेडमिक बैंक क्रेडिट। अब ये जो वर्ड आप सुन रहे हो बैंक क्रेडिट, ठीक है, इसमें क्या है? एकेडमिक बैंक क्रेडिट का मतलब यहाँ पे क्या है कि बच्चा जब पढ़ाई कर रहा है तो उसके जो मार्क्स हैं, अगर वो स्टडी के कोई कोर्स में एडमिशन उसे ले रखा और उसके साथ कोई और डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज कुछ कर रहा है, तो उसके भी उसके मार्क्स ऐड होते रहेंगे डिजी लॉकर के अंदर। डिजी लॉकर यानी कि डिजिटल फॉर्म में उसके एक पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा जिसके अंदर उसके मार्क्स ऐड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल वो फाइनल ईयर अभी कर रहा है, उसकी कंप्लीट नहीं हुई है, और इसके दौरान वो कोई डिप्लोमा कर लेता है, कोई और कोर्स कर लेता है, तो उस कोर्स के जो मार्क्स होंगे वो उसके एकेडमिक बैंक क्रेडिट के अंदर ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट है इसके अंदर वोकेशनल एजुकेशन की। एजुकेशन को कैसा बना दिया गया है? वोकेशनल बना दिया, यानी कि बिजनेस पर्पज से, रोजगार पर्पज से, अर्निंग पर्पज से उसको बनाया गया है कि जो यहाँ के बच्चे होंगे, हमारे देश के जो युवा होंगे, वो बाकी देशों की तरह ही क्या हो जाए? सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, अच्छे से अपने आप को
अर्निंग करके दें, यानी कि हम जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं उसके बाद हमें गवर्नमेंट की तरफ ताकना पड़ता है। ठीक है, हमें ये देखना पड़ता है कि गवर्नमेंट हमें कोई जॉब देगी या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट हमें जॉब देगा, लेकिन आपको इतना टैलेंटेड बनना है कि आपको ये सब एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि जो जिस लेवल की आपने स्टडी की है उसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो साथ के साथ आप कर चुके हो। नेक्स्ट इसके अंदर है कि डिजिटल और ऑनलाइन लर्निंग की जो अब डिस्टेंस के अंदर भी जो डिस्टेंस एजुकेशन होती है उसके अंदर भी ये फॉर्मेट दिया गया है कि आप डिजिटल या ऑनलाइन लर्निंग का मेथड चूज कर सकते हो। और एक और जो चीज है इसमें कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, ये मुझे बड़ा चेंज लगा कि अभी तक आपने देखा है कि जो बच्चे होते हैं +2 के बाद कॉलेज में जाते हैं तो उसके लिए उनके कुछ मार्क्स का क्राइटेरिया होता है, एकेडमिक क्राइटेरिया, फिर 10th के +2 के मार्क्स ऐड होते हैं। ठीक है, कुछ उसमें एनसीसी एनएसएस वाले होते हैं वो मार्क्स ऐड हो जाते हैं, कुछ जो रिजर्वेशन वाले होते हैं एससीबीसी उनके मार्क्स ऐड होते हैं। ठीक है, या मतलब सॉरी उसकी कट ऑफ लो होती है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, उसके बावजूद भी उनको एक बैलेंस लाने के लिए, क्योंकि हो सकता है जिस बच्चे के +2 में मार्क्स कम है वो बहुत ही टैलेंटेड रहा हो और किसी ऐसे घटना की वजह से, किसी ऐसे इवेंट की वजह से वो उस एग्जाम में अच्छे से नहीं क्लियर कर पाया है, उसमें अच्छे मार्क्स नहीं गेन कर पाया। तो ऐसे में उसका मूल्यांकन फिर से किया जाएगा और उसको कॉमन लेवल पे लेके आने के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट रखा जाएगा। ये जो टेस्ट है ये एंट्रेंस टेस्ट होगा कॉलेज के अंदर और ये आपके जो एकेडमिक मार्क्स होंगे 10th +2 के उसके अंदर ही इसके मार्क्स भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट इसके अंदर है कि जो कॉमन रेगुलेटरी बॉडी, ये भी एक अच्छा चेंज किया गवर्नमेंट ने कि अभी तक आपने देखा है कि जो हमारे गवर्नमेंट बोल रही हूँ, हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि मेडिकल हो गए, ठीक है, लॉ इंस्टीट्यूट्स हो गए या टीचिंग के लिए जो अपने सेपरेट नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स हैं, हर एक के लिए अलग रेगुलेटरी बॉडी है। कहीं बार काउंसिल वर्क कर रही है तो कहीं अथॉरिटी कोई और है, कहीं एनटीए जो होता है ये है, कहीं यूजीसी है। तो इन सबको एक कॉमन बनाने के लिए, यानी कि जब तक स्टडी कर रहे हैं उसकी रेगुलेटरी जो बॉडी होगी, सभी स्टडीज की सभी स्ट्रीम्स की एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगी, कॉमन रेगुलेटरी बॉडी। और जो बड़ा चेंज गवर्नमेंट लेके आई है वो क्या है कि हमारा जो करिकुलम होगा, जो सिलेबस होगा, उसके अंदर नैतिकता और संवैधानिक मूल्य को ऐड किया जाएगा, सिलेबस का एक हिस्सा बना दिया जाएगा। तो ये थे हमारा एजुकेशन पॉलिसी। इसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी। ये वीडियो आप देखिएगा अच्छे से, और ये वीडियो आपको देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आने वाले टाइम में ये अप्लाई होगा, तब आपको यही चीजें फेस करनी पड़ेंगी। तब आपको कोई एक्स्ट्रा बातें जानने के लिए बार बार सर्च करना नहीं पड़ेगा। आप एक न्यू ईरा से जुड़िए, न्यू टाइम जो चल रहा है उसके साथ साथ चलिए, तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऐसा नहीं है कि अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन आप स्टूडेंट नहीं हैं तो आपके काम के नहीं है, ऐसा नहीं है। आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत से स्टूडेंट्स ही मिलेंगे आपको अपने आसपास, जिनके ये वीडियो बहुत ही काम आएगा। ठीक है जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।